नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन के बीच करीब 1 साल 4 महीने और कुछ दिन से जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का खामियाजा दोनों ही देशों को भुगतना पड़ रहा है। और सिर्फ दोनों ही देशों को नहीं, बल्कि दुनिया के कई और देश इस लड़ाई का खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस लड़ाई का खामियाजा यूक्रेन से ज्यादा रूस को एक दिन के लिए भुगतना पड़ेगा? जी हाँ, आप चकित हो गए होंगे कि मैं सिर्फ एक दिन क्यों बोल रहा हूं। एक दिन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रशियन गवर्नमेंट ने, या फिर यूं कहे कि व्लादिमीर पुतिन ने जिस सेना को अपने फायदे के लिए खड़ा किया था, जिसको व्लादिमीर पुतिन की निजी सेना बोला जाता है, वैगनर सेना की मैं बात कर रहा हूं, वो सेना एक दिन यानी कि 24 जून 2023 को उसी रशियन गवर्नमेंट, उसी व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़ी हो गई थी। लेकिन पुतिन की कूटनीति का ही हम कह सकते हैं कि अंजाम था कि उस सेना का जो विरोध था वो एक दिन तक ही चला और वो सेना वापस अपने कार्य पर लौट गई। क्या पूरा मामला है, हम आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, यानी कि 24 जून 2023 की बात करें, तो तमाम समाचार पत्रों और मीडिया चैनल्स में एक विशेष बात रशियन और यूक्रेन लड़ाई के बारे में बताई जा रही थी। जी हाँ, वो विशेष बात थी रूस की निजी सेना, या फिर हम सीधे तौर पर कह सकते हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निजी सेना वैगनर के विद्रोह के बारे में। आपको बता दें कि रूस की वैगनर सेना को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का खास हथियार माना जाता है, जिसे एक निजी आर्मी की तरह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद इस्तेमाल करते हैं। रशियन गवर्नमेंट के या फिर व्लादिमीर पुतिन के जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उसके लिए रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली सेना उन ऑपरेशन को अंजाम देती है। लेकिन कुछ ऐसे रहस्यमयी ऑपरेशंस होते हैं, या फिर हम यूं कहें कि पुतिन के कुछ निजी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, जो कि ये वैगनर सेना के द्वारा अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन मजे की बात ये रही कि व्लादिमीर पुतिन की इस निजी सेना ने खुद पुतिन के खिलाफ खड़ा होने का हम बोल सकते हैं कि मन बना लिया। जिस प्रकार से हमारे भारतीय पुराणों में भस्मासुर की कथा है। जी हाँ, भस्मासुर का नाम हमने आज इसीलिए लिया है क्योंकि जिस प्रकार से भगवान शंकर ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था कि वो जिसके भी सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर सबसे पहले भगवान शिव की तरफ ही उस वरदान को आजमाने चला था। उसी तरह व्लादिमीर पुतिन की द्वारा तैयार की गई इस वैगनर सेना ने खुद पुतिन को ही हम कह सकते हैं कि नष्ट करने का मन बना लिया था। मीडिया के हलकों में तमाम तरह की बातें हैं कि वैगनर सेना पुतिन के खिलाफ लड़ी या वैगनर सेना रूस के डिफेंस मंत्रालय के खिलाफ लड़ी। कयास अलग अलग है, लेकिन सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर घूम रहे होंगे कि कैसे सैन्य क्षमता और अन्य चीजों में रूस से बहुत कम दर्जे के यूक्रेन ने इतनी लंबे टाइम तक, यानी कि 1 साल 4 महीने और कुछ दिन तक इस लड़ाई को खींचा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जब आपकी सेना आपके ही खिलाफ खड़ी हो जाए तो युद्ध का नतीजा निकलना काफी मुश्किल होता है। आपको याद होगा 22 फरवरी 2022 का वो दिन जब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया था। तब पुतिन को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये लड़ाई इतने लंबे समय तक चलेगी। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच का ये झमेला कुछ नया नहीं है, ये काफी पुराना है। 24 फरवरी 2022 को रूस के साथ ही कई देशों ने ये मान लिया था कि जब यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हुआ था तो यूक्रेन रूस के कब्जे में पूरी तरीके से आ जाएगा। लेकिन यूक्रेन वासियों ने अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के नेतृत्व में रूस, या फिर सीधे तौर पर कहे कि पुतिन के इन प्रयासों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि इस पूरी लड़ाई का जो मुख्य कारण है वो ये है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर ये आरोप लगाया कि यूक्रेन अपनी धरती का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यूक्रेन नाटो देशों के साथ संपर्क में था और रूस को सबसे बड़ा डर यही था, राष्ट्रपति पुतिन को सबसे बड़ा डर यही था कि आने वाले भविष्य में कहीं ये नाटो देश उसके खिलाफ यूक्रेन की धरती का इस्तेमाल न कर दे। इसी वजह से यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए, उन नाटो देशों को सबक सिखाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया। आपको बता दें ये लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन इस सब के बीच में वैगनर सेना का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, क्योंकि 24 जून 2023 का जो मामला है उसमें वैगनर सेना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये वैगनर सेना है क्या और कैसे ये अस्तित्व में आई।
बता दें कि दिमित्री उत्कीन नामक एक व्यक्ति ने इस वैगनआर सेना को खड़ा किया था। इस सेना में तमाम अपराधी, हत्यारे, लुटेरे, डकैत शामिल हैं और वो ऐसे खतरनाक लड़ाके हैं जिनसे पार पाना लगभग असंभव है। और यूक्रेन में शुरुआती दिनों में इसी वैगनआर सेना के द्वारा हमला किया गया था, लेकिन इतने लंबे समय तक रूस की ओर से लड़ने वाली वैगनआर सेना अचानक खुद रूस के खिलाफ खड़ी हो गई और रूस के कुछ सैन्य ठिकानों पर कब्जा भी कर लिया। तो यकायक सब सत्ते में आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस सेना को व्लादिमीर पुतिन की निजी सेना माना जाता था, रूस की सड़कों पर यह वैगनआर सेना रूस के ही सैनिकों के खिलाफ हो गई और उन्होंने क्रेमलिन की ओर अपना रुख कर लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि एकाएक ये वैगनआर सेना रूस के खिलाफ क्यों हो गई? हम आपको बताते हैं। ये वैगनआर सेना रूस के खिलाफ इसलिए हो गई क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश पारित किया कि जितनी भी प्रकार की निजी सेनाएं हैं उन सबको रूस के रक्षा मंत्रालय के अधीन आना पड़ेगा, जो कि इस वैगनआर सेना को मंजूर नहीं था। हालांकि राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि वैगनआर सेना का विरोध करने का पीछे का जो असली कारण है वो रूस की मिलिट्री डिपार्टमेंट में, रूस के रक्षा मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जिस वजह से इस वैगनआर सेना ने अपना विरोध किया। एक बात सूत्रों के हवाले से निकलकर यह भी आ रही है कि वैगनआर सेना का जो नेतृत्व किया उसके विरोध प्रदर्शन में उस व्यक्ति का नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। ऐसा सुनाई में आ रहा है कि उसको अमेरिका या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी के द्वारा उकसाया गया था। हालांकि ये सब कयास है, तो कयासों के बारे में अगर हम बात नहीं करते हैं तो जो बात रूस की सूत्रों के हवाले से आ रही है, रूस के मीडिया के हवाले से आ रही है, येवगेनी प्रिगोजिन ने एक मार्च निकाला था 24 जून 2022 को, जिस मार्च का नाम दिया गया मार्च फॉर जस्टिस, यानी कि रूस के सेना के जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए ये वैगनआर सेना रूस के ही खिलाफ सड़कों पर उतरी। लेकिन आपको एक मजे की बात ये भी बताएं कि प्रिगोजिन को राष्ट्रपति पुतिन का बेहद खास माना जाता है। जी हाँ, ये खबर सुनकर आपको जरूर आश्चर्य हुआ होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खास आदमी प्रिगोजिन क्यों अचानक राष्ट्रपति पुतिन के ही खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं येवगेनी प्रिगोजिन का इतिहास। सोवियत संघ के विघटन से पहले येवगेनी प्रिगोजिन के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है और वो 13 साल की सजा काट रहा था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, येवगेनी प्रिगोजिन की 13 साल की सजा 9 साल में तब्दील कर दी गई और उसे आजाद कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही येवगेनी प्रिगोजिन ने खाने का धंधा शुरू किया। खाने के धंधे से मतलब है उसने अपना एक रेस्टोरेंट शुरू किया जहां पे उसकी मुख्य डिश थी हॉट डॉग। धीरे धीरे येवगेनी प्रिगोजिन का ये जो रेस्टोरेंट था, ये जो उसका फूड का जो धंधा था, वो प्रसिद्धि पाता गया और एक दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक भी येवगेनी प्रिगोजिन के इस खाने के धंधे के बारे में, उसके फूड रेस्टोरेंट के बारे में खबर आई। और खबर इस तरीके से आई थी कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी उसके पास जाना पड़ा। उन्होंने वहां का खाना चखा और उसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए येवगेनी प्रिगोजिन को अपना खास खानसामा, अपना खास शेफ नियुक्त कर दिया। शेफ नियुक्त होते ही आप सब जानते हैं कि एक राजा का जो खास शेफ होता है उसके पास राजा की या फिर अपने मालिक की तमाम वो जानकारियां होती हैं जो उसके अलावा किसी और के पास नहीं होती। लेकिन इन जानकारियों का येवगेनी प्रिगोजिन ने कभी कोई फायदा नहीं उठाया और इसी बात से खुश होकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन को एक खास मिशन सौंपा और ये मिशन था वैगनआर सेना का गठन। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन येवगेनी प्रिगोजिन का भी इतिहास जानते थे कि वो 13 साल की सजा काट रहा था सोवियत संघ के विघटन से पहले और येवगेनी प्रिगोजिन के ऊपर भी हत्या, लूट, डकैती के कई गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज थे। तो इस इतिहास का फायदा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उठाना चाह रहे थे और उन्होंने येवगेनी प्रिगोजिन को आदेश दिया कि आप अपने ही जैसे खतरनाक लड़ाके इकट्ठे करें और उनकी एक आर्मी बनाएं, जो आर्मी सिर्फ सीधे आदेश लेगी व्लादिमीर पुतिन से। और ऐसा हुआ भी सही और कई मर्तबा व्लादिमीर पुतिन के कई खतरनाक मिशनों को इस वैगनआर सेना ने अंजाम दिया। लेकिन यकायक एक मिलिट्री के एक आदेश से वैगनआर सेना रूस के खिलाफ हो गई, राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हो गई और क्रेमलिन की ओर उसने मार्च कर दिया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि कभी केजीबी के सदस्य रह चुके थे और केजीबी रशिया की एक खुफिया एजेंसी है जो जासूसी मिशनों को अंजाम देती है,
तो व्लादिमीर पुतिन खुद एक जासूस रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनका कूटनीति का ज्ञान बहुत जबरदस्त है और कई मौकों पर यह प्रदर्शित भी हो चुका है। अपनी इसी कूटनीति की वजह से एक दिन का जो विरोध वैगनर सेना ने किया था उसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बिल्कुल दबा दिया और ये वैगनर सेना अपने काम पर वापस लौट गई। तो ये हमने आपको बताया कि जो 24 जून 2023 को जो विद्रोह वैगनर सेना के द्वारा किया गया था उसके पीछे के क्या कुछ कारण थे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि रशिया और यूक्रेन के बीच 1 साल 4 महीने से जो ये युद्ध चल रहा है उसके बीच अचानक वैगनर सेना का विद्रोह, उसके बाद उस विद्रोह को दबाया गया, ये सेना वापस अपने काम पे लौटी। लेकिन इन सब में कुछ 2-4 सवाल जरूर सामने आते हैं। ये जानने के लिए हमने संपर्क किया अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी से। चलिए चलते हैं डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी के पास और उनसे इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। अभी हमने आपको बताया कि रशिया में हुए इस नाटकीय घटनाक्रम में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था और किस वजह से हुआ था और इसका क्या असर अब आने वाले समय में पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को और ज़्यादा गंभीरता से जांचने के लिए, जानने के लिए और इनके पीछे के क्या कुछ कारण हुए या अब आगे हो सकते हैं, उनके लिए नवतेज टीवी पहुंचा है राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहां पर हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका नवतेज टीवी। धन्यवाद जी। सर अभी जो रशिया में जो घटनाक्रम घटित हुआ, हालांकि वो एक ही दिन चला जिसमें पुतिन की जो निजी आर्मी मानी जाती है वैगनर आर्मी, उसी आर्मी ने पुतिन के ही खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्या लगता है आपको कि अब हालांकि वो घटनाक्रम रुक गया है पुतिन की कूटनीति की वजह से, लेकिन क्या लगता है कि पुतिन की जो मुसीबतें हैं वो क्या कम हो गई? देखिए जी, ऐसा है, अगर भी कोई भी घटनाक्रम होता है तो वो घटनाक्रम इस रूप में नहीं होता कि हम शाम को सोए सुबह उठते घटनाक्रम हो गया। उसके पीछे एक इतिहास होता है, इतिहास का अनुभव होता है और अनुभव के साथ साथ कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ सोच होता है और फिर कुछ तात्कालिक परिस्थितियां बनती हैं। तो इन तीनों के संयोग से कोई घटना घटित होती है। अब जो यूक्रेन की स्थिति बनी उस समय, इस सदी के तीसरे दशक में पूरी दुनिया इतनी आशावादी थी कि तीसरा दशक एक डिकेड ऑफ एक्शन जिसमें पूरी दुनिया में प्रगति होगी, दुनिया में खुशहाली होगी, शांति होगी, ये मान के चल रहे थे सब। लेकिन इस समय 2 घटनाएं ऐसी हुई डिकेड के शुरू में ही। एक तो जिसको हम प्राकृतिक कह सकते हैं, कोविड एक वायरस आया, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसके तत्काल बाद यूक्रेन का संकट आ गया। तो ये संकट एकदम से नहीं आया, इस संकट के पीछे भी एक इतिहास है। बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाएं तो 2014 के बाद जिस तरह का यूक्रेन की स्थिति में विकास हुआ, यूक्रेन में जिस तरह की राजनीतिक उठापटक हुई और एक मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट का पालन नहीं किया यूक्रेन ने, तो ऐसी स्थिति में ये हालात बिगड़ते जा रहे थे। और रशिया एक पहला 1989 में एक एक्सपीरियंस ले चुका था कि एक बहुत बड़ा सोवियत एम्पायर था, एम्पायर नहीं कहूँगा तो बहुत बड़ा फेडरेशन था जो एकदम से बिखर गया। तो उसका अनुभव रशिया के सामने था। दूसरा, रशिया का एक ऐतिहासिक अनुभव है कि रशिया पे जितने अटैक हुए हैं वर्ल्ड वार के टाइम में वो यूक्रेन के थ्रू रहे हैं। तो जब यूक्रेन और यूएसएसआर का डिसमेंटलिंग हो गया तो नए देश पूर्वी यूरोप में विकसित हुए, बड़े सामने आए, तो वो सब नेटो के मेंबरशिप के लिए ट्राई कर रहे थे। बहुत से देश मेंबर बन गए और यूक्रेन भी काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहा था। रशिया का ये मानना था कि अगर नेटो हमारे बॉर्डर पे आता है तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पश्चिमी देशों ने, नाटो के सदस्यों ने रशिया को आश्वासन भी दिया, 2014 में भी दिया, लेकिन उस आश्वासन का कोई परिणाम नहीं निकला। फिर ये निश्चित होने लगा कि अब तो यूक्रेन नेटो का मेंबर बनेगा ही और इसके लिए रशिया कुछ नहीं कर सकता। और एक इस तरह की सरकार बनी यूक्रेन में जो कि प्रो अमेरिका और प्रो वेस्टर्न कंट्रीज थी, तो उसके लिए रशिया को एक तरह से ये निश्चित करना पड़ा कि एक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन लिया जाए। तो उसका नाम रशिया ने युद्ध नहीं दिया है,
उन्होंने कहा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, और उसके द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिश की। जो ही ये युद्ध शुरू हुआ, दुनिया में बहुत संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया, एनर्जी का संकट आ गया, फूड का संकट आ गया, फर्टिलाइज़र सप्लाई हो गए, पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। और यूक्रेन और रशिया से जो चीज़ें जाती थी, एनर्जी के सोर्स रशिया से, यूक्रेन से अनाज बहुत जाता था, पूरी दुनिया संकट में आ गई। तो ऐसी स्थिति में कुछ देशों ने प्रयास किया कि समझौता करवाया जाए। इसमें टर्की नेटो का मेंबर भी है और रशिया से अच्छे संबंध हैं, वो आगे बढ़ा, उन्होंने समझौता करवाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी जनरल ने भी प्रयास किया। उसके बाद टर्की और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद पोप ने प्रयास किया कि पोप शांति स्थापित की जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इंसानों का भी और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का, तो ये मानवता के लिए अच्छा नहीं है। तो पोप को भी सफलता नहीं मिली। फिर चीन ने एक 12 पॉइंट का प्रस्ताव रखा, वो भी स्वीकार नहीं हुआ। तो ये सब होने के बाद में अभी कुछ दिनों पहले अफ्रीका के कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों का प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन भी गया, रशिया भी गया, दोनों जगह गया। तो दोनों जगह गया तो पुतिन ने, जो अफ्रीका का डेलीगेशन था, उनको ये कहा कि यूक्रेन ने पहले एक समझौता टर्की के मध्यस्थता में कर लिया था। उसमें यह था कि यूक्रेन को एक मल्टीलेटरल सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी और उसके एक्सचेंज में यूक्रेन न्यूट्रलिटी रखेगा, तटस्थ रहेगा। लेकिन यूक्रेन ने उस समझौते को बाद में मानने के लिए मना कर दिया। ये पुतिन ने अपने जो अफ्रीका का डेलीगेशन गया उसको रिपोर्ट किया। फिर पुतिन ने ये कहा कि देखिए, रशिया के बारे में कहा जाता है कि रशिया न्यूक्लियर फोर्स यूज़ कर सकता है, दुनिया में बड़ा बर्बादी हो सकती है। तो उसने कहा कि देखिए, अभी तक न्यूक्लियर पावर यूज़ सिर्फ अमेरिका ने किया है, और वो भी ऐसी स्थिति में किया है जब जापान विश्व युद्ध में हार चुका था, और हारने की स्थिति में अमेरिका ने यूज़ किया है। तो ये कहना कि रशिया न्यूक्लियर पावर यूज़ कर सकता है, ये भी सही नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पुतिन ये चाहता था कि कहीं न कहीं समझौता हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो नेटो के देश हैं, अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व में, वो किसी भी रूप में कोई समझौता नहीं चाहते हैं। युद्ध से पहले भी फ्रांस और जर्मनी ने बहुत प्रयास किया कि कहीं युद्ध टल जाए, और वाशिंगटन भी गए, मॉस्को भी आए, दोनों देशों के नेता, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं निकला। फिर जर्मनी को जो एक नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन थी एनर्जी सप्लाई की, उसको जिस तरीके से उड़ाया गया, उसके लिए अमेरिका पे आरोप लगे। अमेरिका के ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने ये क्लियर किया कि ये अमेरिका ने तोड़वाया। तो अमेरिका इस तरह के सैबोटाज वाली एक्टिविटी कर रहा है, जिससे अपने ही अलाई जर्मनी है या यूरोप के दूसरे देश हैं, उनको नुकसान हो। तो ऐसी स्थिति में एक तरह का लड़ाई नहीं चाहते हुए भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, उसमें इतिहास का अनुभव है, कुछ परिस्थितियां बनी और कुछ हमारी धारणाएं ऐसी बन गई एक दूसरे के बारे में, जिसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। जी एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आपने युद्ध की पृष्ठभूमि बताई, आपने हिस्ट्री भी बताई, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं यूएसएसआर के विघटन के बाद में जो एक व्यक्ति जिसकी 13 साल की सज़ा कम करके 9 साल कर दी गई, फिर उसने अपना फूड का बिज़नेस शुरू करा, फिर फूड का बिज़नेस शुरू करते 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 वो पुतिन के नज़दीक आया, पुतिन का खास बन गया, पुतिन का शेफ़ बन गया, और उसके बाद पुतिन के बेहद करीबी में आ गया। मैं बात कर रहा हूँ प्रिगोजिन की, जो इस वैगनर आर्मी के चीफ थे, पुतिन के इतना क्लोज, पुतिन की निजी आर्मी के वो चीफ, फिर वो कैसे पुतिन के दुश्मन बने? देखिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रहस्य नहीं है, क्योंकि पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी अतिवादी संगठन होता है और उसको कोई यूज करता है तो वो यूज करने वाले के अगेंस्ट में चला जाता है। इसके बहुत से अनुभव हैं इतिहास में, तालिबान को लेके और घरेलू मामलों में भी बहुत से एक्सपीरियंस हैं जो ये चीज़ बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसका उदय हुआ, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 89-90 में, तो पुतिन उस समय केजीबी तो वहाँ से केजीबी से हटने के बाद में सेंट पीटर्सबर्ग आए और वहाँ डिप्टी मेयर बने। और उस समय से पहले जो विगोजेन, ये
जेल में थे और फिर आके उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में रेस्टोरेंट चेन शुरू किया, बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे पुतिन का राइज हुआ, क्योंकि पुतिन ने जो एक राष्ट्रवाद की भावना और एक तरह का जो अस्मिता थी रशिया की, उसकी बात की, क्योंकि रशिया विघटन के बाद बहुत संकट से गुजरा। येल्सिन आया और दूसरी स्थिति आई और जो अमेरिका ने आश्वासन दिए थे कि हम नेटो को डिसमेंटल कर देंगे, वो नहीं रखा। तो यद्यपि कोई लिखित में ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आश्वासन दिया था कि हम नेटो की ज़रूरत नहीं होगी विघटन के बाद, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। तो पुतिन ने जिस तरह का एक रशियन आइडेंटिटी का भाव वहाँ की जनता में दिया, तो रशियन राष्ट्रवाद को उन्होंने जागृत किया और ये कहा कि जो रशिया है, हिस्टोरिकल रशिया है, दैट हैज़ बीन रॉब्ड। तो जैसा हिटलर ने जर्मनी में कहा कि जर्मनी पे वर्साई की संधि लादना ये हाईवे रॉबरी है, तो उसी तरह से पुतिन ने कहा कि हिस्टोरिकल रशिया हैज़ बीन रॉब्ड। तो ऐसी स्थिति में एक राष्ट्रवाद की भावना वहाँ जागृत की और राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के साथ साथ जो अभी जो वैगनर का चीफ है उसके नज़दीक आया। तो जो ही पुतिन राष्ट्रपति बने तो उसके पहले से संबंध थे, बहुत नज़दीकियाँ थी, तो उन्होंने क्रेमलिन में या जो सरकार में फूड सप्लाई और खाने की जो चीज़ें थी उनको सप्लाई करने का ठेका उसको दे दिया, वो पैसे वाला होता गया। इसके साथ साथ वैगनर चीफ ने अफ्रीका में माइंस का, खानों का कब्जा करने लग गया, वहाँ पे काम शुरू कर दिया और उसके साथ साथ अफ्रीका के छोटे छोटे देशों को सुरक्षा भी मुहैया करवाने लग गया। तो वो और अधिक मजबूत हो गया और एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर दी। तो जब ये यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया तो वो उसमें भी राष्ट्रवाद की भावना थी। ये नहीं कहना चाहिए कि वो रशिया के अगेंस्ट में है, राष्ट्रवाद की भावना थी और वो रशिया की आर्मी के साथ हो गया और दोनों ने मिलकर लड़ना शुरू किया। तो इसके जो लड़ाके हैं उनका कमिटमेंट रशिया की मिलिट्री से भी ज़्यादा है, क्योंकि मिलिट्री एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो दूसरे अपनी इच्छा से कहीं संकट में जाते हैं तो उनका कमिटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने काफ़ी रशिया की आर्मी को मदद की और यूक्रेन के बहुत से शहरों पे कब्जा करने में मदद की। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके पास भी ये जो हथियार चाहते थे उन हथियारों की कमी आने लग गई। तो रशिया की आर्मी से कहा कि मिलिट्री से कहा कि आप हथियार हमें सप्लाई कीजिए, हमें भी सुविधा दीजिए। तो इस तरह का उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है और उस तरह की भावनाएं जागृत होने के बाद में दक्षिणी रशिया के एक मिलिट्री कैंटोनमेंट पे उन्होंने 24 को कब्जा कर लिया और ये कहा कि हमारा मार्च फॉर जस्टिस है, हम न्याय के लिए मार्च कर रहे हैं, रशिया के अगेंस्ट में नहीं कर रहे हैं। तो ये कहना कि रशिया की आर्मी के अगेंस्ट में, रशिया देश के अगेंस्ट में वैगनर ग्रुप है, ये सही नहीं है। वो रशिया के अगेंस्ट में नहीं है, न रशिया के आर्मी के अगेंस्ट में है। उन्होंने कहा कि आर्मी में भ्रष्टाचार बहुत है और हम न्याय के लिए मार्च कर रहे हैं, पुतिन के अगेंस्ट में भी वो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पुतिन ने उनसे बात की और इसके साथ साथ बेलारूस रशिया का बहुत अच्छा मित्र है इस समय और बेलारूस के रास्ते से भी यूक्रेन पे अटैक हुआ है। तो बेलारूस के राष्ट्रपति ने इनसे बातचीत की और ये कहा कि आप मेरे यहाँ आ जाओ। और पुतिन ने ये कहा कि यद्यपि देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह तो आपने किया है, आपने अपराध किया है, लेकिन हम एमनेस्टी देते हैं आपको, आपके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं होगा। तो वो बेलारूस जाने को तैयार हो गए और ऐसी स्थिति में इस समस्या को एक तरीके से अभी तो विराम लग गया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रशिया के अगेंस्ट में वैगनर ग्रुप किसी न किसी रूप में जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक घटनाक्रम बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वैगनर ग्रुप के अफ्रीका में जो धंधे हैं उन पे अमेरिका ने अभी तक कोई सैंक्शन नहीं लगाए हैं। तो क्या अमेरिका उनको एनकरेज कर रहा है? क्या अमेरिका सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका की क्या नीति है? क्या अमेरिका शांत रहना चाहता है कि कहीं इसको किसी न किसी रूप में रशिया के अगेंस्ट में किया जाए, जिसकी संभावनाएं मुझे बहुत कम लगती हैं। सर एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि इस पूरी घटना से, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया कि वैगनर आर्मी पुतिन की ही बनाई गई आर्मी थी, पुतिन के ही इशारों पे चलती थी, पुतिन के ही सीक्रेट जो एजेंडे होते थे ये वैगनर आर्मी उन एजेंडे को पूरी करती थी।
अब वैगनर आर्मी ने विरोध किया, हालांकि ये विरोध सिर्फ एक दिन चला और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुतिन के जो कूटनीतिक जो उनका दिमाग है, उस दिमाग की वजह से या पुतिन के कूटनीतिक थिंक टैंक की वजह से ये पूरा मामला एक दिन से ज़्यादा नहीं चला और बंद हो गया। क्या लगता है आपको कि पुतिन अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएंगे? देखिए ये भविष्य की बात है और भविष्य के बारे में निश्चित रूप से कहना कोई आसान बात नहीं है। भविष्यवाणी करना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि भविष्यवाणी सिद्ध हो गई तो कोई बात नहीं, और अगर भविष्यवाणी सिद्ध नहीं हुई तो अब श्रोता लोग मेरे पे दबाव एक तरह का रिडिकूल करेंगे कि इस तरह की भविष्यवाणी किसी भी एक्सपर्ट को या पढ़े लिखे को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैं जिस तरह से समझता हूँ इस स्थिति को, उसमें ऐसा लग रहा है कि रशिया ने अभी लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग की थी और उसमें रशिया की आर्थिक स्थिति पे काफ़ी मंथन हुआ और उसमें अफ्रीका और एशिया के बहुत से देशों के प्रतिनिधि थे। भारत का प्रतिनिधि कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, लेकिन उसमें जो यूक्रेन वार है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुधारा जाए, तो केवल मिलिट्री को लेके मिलिट्री स्ट्रेटेजी तक सीमित नहीं है रशिया जिस तरह की नीति बना रहा है उसमें आर्थिक पक्ष को भी ले रहा है, उसमें अपने दोस्तों को भी सम्मिलित कर रहा है, क्योंकि ये घटना 24 तारीख की घटना होते ही अपने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को चीन भेज दिया इमीडिएटली, और चीन में जाके उन्होंने बातचीत की है। तो चीन किस रूप में मदद करेगा ये भी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि पुतिन का जिस तरह का एक तो इंटेलिजेंस का गुप्तचरी का बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि लंबे समय तक केजीबी में रहे, दूसरा वो राष्ट्रवाद का भाव जिस तरह का जागृत करते हैं वो रशियन जनता को अपील कर रहा है, क्योंकि रशिया की जनता के दिमाग में अभी भी यूएसएसआर का जो दृष्टिकोण है, कितना बड़ा यूएसएसआर था और एकदम से कोलैप्स हो गया, तो उसके लिए वो एक तरह का एक भाव जागृत हो रहा है कि हम इतने बड़े थे छोटे हो गए, एक स्वाभाविक भाव है। तो उस तरह का भाव जागृत हो रहा, तो रशिया में यद्यपि पुतिन ने अपने विरोधियों को दबाने का प्रयास किया, विरोधी ये भी प्रयास करेंगे कि इस संकट के समय पुतिन पे नियंत्रण किया जाए या रशिया में कुछ विभाजन की स्थिति बनाई जाए, लेकिन आज की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई सफल हो पाएंगे। दूसरा ये कि रशिया ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर है और न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उन्होंने बेलारूस, जो कि बहुत अच्छा दोस्त है रशिया का, रशिया के बाद दूसरा यूँ मान लीजिए कि वो है जो रशिया है, तो वहाँ पे अपने जो हथियार हैं न्यूक्लियर वेपन्स उनको भी उन्होंने लगा दिया है। तो अगर फाइनल स्टेज आएगी कि रशिया बिल्कुल ही हार रहा है, तो हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज होते हैं तो हिरोशिमा और नागासाकी की स्थिति नहीं होगी, उसमें पूरी दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। तो वो स्थिति तो मुझे नहीं आती लग रही, लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा कि पुतिन बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन पुतिन के सामने जो वैगनर लीडर ने प्रस्ताव रखा वहाँ के मिलिट्री कमांडर को लेके और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को लेके जो आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को बदल सकते हैं, दूसरा डिफेंस मिनिस्टर ला सकते हैं, और कुछ कमांडर्स का मिलिट्री के जो टॉप ब्रास है उसमें रीसफलिंग कर सकते हैं, और रीसफलिंग करके वापस वैगनर ग्रुप और रशियन मिलिट्री मिलके लड़ाई लड़ेंगे। मुझे ऐसा देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।